Hello students, today we are going to continue our chapter number 15 from economics, Indian economy in developing form. In previous video we have studied economy in underdeveloped form. From the above study it can be concluded that Indian economy is undeveloped, but it is not absolutely true. Indian economy is improving, moving fast on the road of progress during last few years. Many favorable changes have been taken place with effective economic and social reform. हमने प्रीवियस जो भी पॉइंट्स पढ़े थे उससे पता चलता है कि इंडियन की इकोनॉमी कैसी अनडेवलप्ड है, लेकिन ये ट्रू नहीं है, ये बात सही सच नहीं है, क्योंकि अभी कुछ डेकेड से हम देख रहे हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो इंक्रीज़ हो रही है। मीन्स सोशल रिफॉर्म्स की हमने और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, उसकी वजह से हमारा जो इकोनॉमी है वो डेवलपिंग में। It can be termed as a developing economy. National income and per capita income both are increasing continuously and many constructive changes are being made in favorable direction. हमारा जो per capita income है and national income है वो continuous increase हो रहा है। First point, और ये हमें कैसे पता चल रहा है? Perpetual and rapid growth in national and per capita income, जो हमारी national income and per capita income है वो continuously increase होती जा रही है। The perpetual and rapid growth in the national and per capita income of India is the most effective character of Indian economy and its economy in its developing form. The development rate in 1950 was only 3.5% per year. Dr. Raj Krishna termed this as the Hindu development rate. 1950 में जो हमारी इकोनॉमिक रेट थी वो थी 3.5%, एंड जो डॉक्टर राज कृष्णा थे उन्होंने इसको बताया था हिंदू डेवलपमेंट रेट। इन 1980 दिस रेट रीच एट 5% एंड बिटवीन 1991 एंड 2011 द इकोनॉमी ऑफ इंडिया इंक्रीज 6.8%। 1980 में ये रेट बढ़ के 5% हो गई थी, बट अभी जो लेटेस्ट डाटा है हमारे पास 1991 से 2011 इसमें है 6.8% per year on an average. During 11th 5-year plan 2007-2012, the growth rate of Indian was 8%. At present, on the basis of growth rate, Indian economy is one of the fastest growing economies in the world. The improvement in India's economic growth rate began in 1980s, but the economic progress was seen remarkable after the economic reforms of the decades of 1990. Indian economy is improving fast due to efforts and reforms made by present government. Yes, this line is important in this paragraph कि जो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो इम्प्रूव हो रही है। और वो इम्प्रूव क्यों हो रही है? कि जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो इसको इम्प्रूव करने के लिए रिफॉर्म कर रही है, एफर्ट्स डाल रही है, नए नए प्लानिंग्स कर रही है, नए नए डिसीजंस ले रहे हैं, तो इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी इंक्रीज हो रही है। द मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन द ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम। जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जो मेजर करते हैं वो किस फैक्टर पे करते हैं? पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ पे। और इट इंक्रीज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1950 to 51 to 1990-91 एट द एवरेज रेट ऑफ 1.6% पर ईयर। ऑलमोस्ट इन ऑल ईयर्स आफ्टर 1990-91 द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम हैज़ बीन मेंटेन एट मोर देन 5% पर ईयर। इन द ईयर ऑफ 2015 to 16 6.2% पर कैपिटा इनकम ग्रोथ वॉज रिकॉर्डेड। 2015 एंड 16 की अगर हम पर कैपिटा ग्रोथ रेट की बात करें तो 6.2% को रिकॉर्ड किया गया है। द कंटिन्यूस एंड रैपिड ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम एज वेल एज इन नेशनल इनकम कैन बी कंसिडर्ड एज द ग्रेट अचीवमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं कि ये इंक्रीज हो रही है तो वो पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है हमारे नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम के इंक्रीज होने पे। मीन्स हमारे कुछ ऐसे रिफॉर्म्स है, हमारे कुछ ऐसे एफर्ट्स है जो इनको इंक्रीज कर रहा है। नॉर्मली द ग्रोथ रेट ऑफ एक्चुअल नेशनल इनकम और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट किसे कहते हैं? जो ग्रोथ रेट होता है नेशनल इनकम प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, उसी को हम इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कहते हैं। जीडीपी किसे कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है वो सारे प्रोडक्शन जो हमारी कंट्री में बनाए जाते हैं और उसको यूज़ किया जाता है, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर हमारी कंट्री कुछ चीज़ को प्रोड्यूस कर रही है तो हम बोलते हैं उसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चेंज इन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, यस, पहला था कंटिन्यूसली हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है। सेकंड क्या है? जो हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें भी चेंजेस आए। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर मतलब वो सारे रिसोर्सेज जिससे हमारी इकोनॉमी इंक्रीज होती है। हमने प्रीवियस चैप्टर में सेक्टर्स पढ़े थे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, तो इसमें बहुत कुछ चेंजेस हुआ है, उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी भी
इंक्रीज हुई है। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंजेस अलोंग विथ डेवलपमेंट, एज इकोनॉमी डेवलप्स प्राइमरी सेक्टर लेवल गोज डाउन वाइल सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर लेवल गोज अप। मीन्स जो हमारा प्राइमरी सेक्टर था वो अब कम हुआ है एंड सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर वो इंक्रीज हुआ है। इन इंडिया द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इनकम वॉज मोर देन 50% in 1950-51, which came down to 15% in 2015-16. There was a huge increase in the contribution of industry and service sector in the national income. The contribution of the secondary sector in the national income has risen more than 1/4. Role of the service sector has been increasing rapidly in national income. जो सर्विस सेक्टर है इसका रोल भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है हमारी नेशनल इनकम को इंक्रीज करने के लिए। सर्विस सेक्टर मीन्स फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, ये सारे सर्विस सेक्टर्स में आते हैं और इनका अभी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। At present, about 60% of national income is generated by the service sector. It is clear that the contribution of primary sector is gradually decreasing and the share of the secondary and tertiary sector is increasing continuously. Tertiary sector is increasing faster than the secondary sector. Yes, जो tertiary sector है ये बहुत ज़्यादा increase हो रहा है secondary sector से भी ज़्यादा। जैसे आपने सुना होगा मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, तो ये बहुत ज़्यादा अभी ट्रेंड में और बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। This changes in the structure of economy shows its developing form. It is believed that the secondary sector creates more employment than the service sector. Yes, हम ये मानते हैं कि जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है, ये ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है देन टर्सरी सेक्टर. So due to relatively sluggish growth of secondary sector, the problems of unemployment in India has become serious. Huge and rapidly growing service sector, सर्विस सेक्टर का ह्यूज एंड रैपिडली ग्रोइंग मतलब ज़्यादा एंड फास्टेस्ट. ह्यूज सर्विसेज सेक्टर इज़ फाउंड ऑल डेवलप्ड कंट्री. जो भी डेवलप्ड कंट्री, अमेरिका हुआ, यहाँ पे क्या है सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर्स है. बाय कंटिन्यूस फास्ट ग्रोथ रेट सर्विस सेक्टर इन इंडिया हैज़ बिकम now the largest sector of economy. At present the service sector is producing more about 60% part of national income. अगर प्रेजेंट की बात करें तो सर्विस सेक्टर 60% नेशनल इनकम को प्रोड्यूस करता है. Along with the growth rate of service sector being high than the growth rate of agriculture and industries, India is one of the top 10 countries in the form of world service trade, and India has strong potential to emerge as superpower in its service sector. Extensive and continuously growing service sector is an indicator of development of Indian economy. चेंज इन कमर्शियल स्ट्रक्चर, जो हमारा कमर्शियल स्ट्रक्चर है इसमें चेंजेस करना. चेंज इन कमर्शियल स्ट्रक्चर ऑल्सो शोज दैट इंडियन इकोनॉमी इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी. Almost 72% of the workforce in 1951 was employed in agriculture and allied sector. इंडिया की जो इकोनॉमी है वो डेवलपिंग इकोनॉमी है. 1991 से जो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयड है वर्कफोर्स है वो किस में यूज़ हो रहा है, एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर से जो रिलेटेड चीज़ें उसमें हो रहा है. इट हैज़ कम एट अ स्टेडी डिक्रीज. एट प्रेजेंट लेस देन 50% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर. अभी धीरे धीरे इसमें डिक्रीज हो रहा है, लोग एग्रीकल्चर को छोड़ के किसी दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं. टुडे मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन वर्क पावर इज गेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर. अब की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में एंड सर्विस सेक्टर्स में एम्प्लॉयड है. इम्प्रूवमेंट इन इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया इज चेंजिंग रैपिडली. India's total installed power generation capacity has increased about 100 times in the last 65 years. The total length of Indian roads was about 4 lakh kilometers, which at present has reached about 50 lakh kilometers. मीन्स जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी जो इकोनॉमिक है इसमें चेंजेस आ रहे हैं. पहले जो रोड बहुत कम हुआ करती थी अब वो बहुत ज़्यादा हो रही है. आपको भी देखने मिलेगा पहले हम सिर्फ वन वे यूज़ करते थे, अब हमारे पास 4 लेन 6 लेन्स भी रोड आती है. मीन्स पहले सिर्फ 4 लाख किलोमीटर ही यूज़ होते थे रोड में, अब 50 लाख किलोमीटर्स यूज़ करें. Similarly, there has been a massive expansion of banking and insurance services. Literacy rate was 18.3% in 1951, which increased to 74.04%. पहले जो लिटरेसी रेट थी वो भी बहुत कम थी, सिर्फ 18% थी, लेकिन अब की अगर हम बात करें तो 74% हमारी सिर्फ और सिर्फ लिटरेसी रेट है. लिटरेसी रेट मीन्स होता है हमारा पढ़ाई लिखाई.
Similarly, life expectancy at the time of birth in 1951 was 32.1 year, which became 68 years in the year 2014. जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी कि हम कितने साल तक जीवित रहेंगे, वो भी हमारी इंक्रीज हुई है. द इम्प्रूवमेंट इन द इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर are the pillars of development. On the basis of education and health service expansion, we can say that Indian economy is developing economy. इन जो हमारा एजुकेशन है, हमारी हेल्थ सर्विस है, जो हमारा हेल्थ है, इन सब को देखते हुए हम पता लगा सकते हैं कि अभी क्योंकि ये इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, इनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, तो इससे हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है इसमें भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं. अदर फैक्टर्स क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है. हेयर फॉरेन ट्रेड इज चेंजिंग पॉजिटिवली. फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है दूसरे नेशंस के साथ ट्रेडिंग करना, सेलिंग, एक्सपोर्टिंग, इंपोर्टिंग, ये भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है. पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज़ कमिंग डाउन सफिशिएंटली. मीन्स हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, बहुत रैपिड ग्रोथ से इंक्रीज हो रही है, मीन्स फास्टर. लेकिन अब इसमें भी थोड़ा सा डाउन हुआ है, अब इसमें भी स्टॉप लग रहा है. In the decades of 1961 to 1971, the growth rate of India was 24.80%. Falling down, it became 17.64% in the decades of 2001 to 2011. All these factors are the indicators of development of Indian economy. ये सारे factors कहीं ना कहीं हमें शो करते हैं कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है ये अब क्या हो रही है, डेवलप हो रही है, डेवलपिंग की ओर जा रही है. On the basis of this study, we can say that although many characteristics of undeveloped economy are seen in the Indian economy, still it is proceeding fast on the path of development. Due to this rapid growth of development, the Indian economy will certainly become a developed economy one day. जिस तरीके से हम फास्टेस्ट डेवलप कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारे एफर्ट्स जा रहे हैं, कुछ दिनों में हमारी इकोनॉमी भी डेवलप्ड इकोनॉमी में काउंट होगी. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मतलब होता है कि हमारी इकोनॉमी बहुत कमज़ोर है, हम डेवलपिंग में हम या अंडर डेवलप है, तो उसको हम किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं. मान लो आपके एग्जाम होते हैं, आप पढ़ाई करते हो, आपके कम नंबर आ रहे हैं, तो अच्छे नंबर लाने के लिए आप क्या करोगे, आप ज़्यादा मेहनत करोगे, आपका प्लान चेंज करोगे, आप जो भी जिस तरीके से आप लिखते थे उसको चेंज करोगे. तो उसी तरीके से अपनी इकोनॉमी को भी चेंज करने के लिए, अपनी इकोनॉमी को इंक्रीज़ करने के लिए कुछ चेंजेस किए जाते हैं, उसी को बोलते हैं हम इकोनॉमिक रिफॉर्म. प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है हमारी इकोनॉमी को इंक्रीज करने के लिए. आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ प्लान डेवलपमेंट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी. जब हम आज़ाद हुए तो हमने प्लान डेवलपमेंट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया था. मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है प्राइवेट एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज दोनों को अडॉप्ट करना. बाय गिविंग पब्लिक सेक्टर्स अ पावरफुल प्लेस, इट वॉज मेड अ चीफ मोटिव ऑफ डेवलपमेंट. हमारा जो मेन मोटिव था वो क्या था कि जो भी प्राइवेट सेक्टर है उसको ज़्यादा पावरफुल बनाओ. प्राइवेट सेक्टर वॉज केप्ट अंडर कंट्रोल ड्यूरिंग 1950 to 1990. सो मैनी रूल्स एंड रेगुलेशंस वर मेड फॉर द ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी दैट द डेवलपमेंट प्रोसेस वॉज ऑलमोस्ट स्टॉप्ड. यस, जो प्राइवेट सेक्टर था उसको तो हमने बोला कि आप सबसे ज़्यादा काम करो, लेकिन उस प्राइवेट सेक्टर को चलने के लिए हमने उस पर बहुत सारे रूल्स लगा दिए, बहुत सारे रेगुलेशंस लगा दिए, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, जिसकी वजह से जो डेवलपमेंट हो रहा था वो क्या हो गया, वो स्टॉप हो गया. क्योंकि जब किसी चीज़ पे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं तो वो अपने हिसाब से नहीं चल पाता और वो कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाता है. Beside this, the government had to spend a big amount of its resources on defense and social sectors too. Many times the money borrowed from international organizations and other countries was spent in the irresponsible manner on consumption functions by the government. जो हमारा मेन फोकस था वो किस पे हो गया, सोशल सेक्टर्स पे एंड डिफेंस पे हो गया. तो हमारे पास जो भी इनकम थी हम इन पे ही कंज्यूम करते थे. इसलिए जो हमारी गवर्नमेंट थी उसको कई बार बाहर के दूसरे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे जिनसे हम लोन लेते थे, हम जिनसे पैसे उधार लेते हैं, उनसे हम उधार लेने लगे और उनको इररिस्पॉन्सिबल तरीके से उनको यूज़ करने लगे. द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट वर मोर देन इट्स इनकम. एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा करना, किसी चीज़ पे खर्च करना. तो हमारी सरकार ने क्या किया, जो खर्च था वो बढ़ गया और जो इनकम थी वो कम हो गई. मान लो आपके फादर है, जितना कमा के, मान लो 10,000 आपके फादर की सैलरी है, वो 10,000 अर्न करके लाते हैं, लेकिन जो आपका खर्च है हर महीने 10,000 लाते हैं, लेकिन आप हर महीने 20,000 खर्च करते हो. तो इससे क्या होगा, आप पे भार बढ़ेगा, हम पे लोन बढ़ेगा. तो इस तरीके की सिचुएशन हमारी कंट्री की होने लग गई.
द गवर्नमेंट वॉज गोइंग टू इंक्रीज अमाउंट ऑफ लोन टू फुलफिल देयर एक्सपेंसेस, हम लोन ज़्यादा लेने लग गए, हमारे जो एक्सपेंसेस थे, हमारे जो खर्चे थे, हमारे रिक्वायरमेंट थे, उसको पूरा करने के लिए हमारी सरकार लोन लेने लग गई। देयर वॉज क्लियर एब्सेंस ऑफ फिजिकल डिसिप्लिन इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, और उस जो हमारा फिजिकल डिसिप्लिन था वो पूरा का पूरा एब्सेंस हो गया। फिजिकल डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? रिफर्स टू द पॉलिसीज एंड एफर्ट्स मेड बाय गवर्नमेंट विच आर अडॉप्ट टू रिड्यूस द लोड्स ऑफ डिफेक्ट एंड डेप्ट ऑन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के ऊपर जो भी डेप्ट आया, जो भी कर्ज आया या जो भी हमने लोन लिया है, उनको कम करने के लिए कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई जाती है, उसी को हम फिजिकल डिसिप्लिन कहते हैं। Along with fiscal indisciplines, the Indian economy was suffering from trade deficit. Trade deficit का मतलब होता है घाटा लगना। ट्रेड मीन्स जो भी हम एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग करते हैं उसमें। No care was taken to curb the rising imports and to promote export before 1990. Trade deficit. The superiority of imports over export in a country is measured of its economy. देखो, अगर हमारी इकोनॉमी को हम काउंट करते हैं तो हमारे पास दो चीज़ होती है। एक क्या होती है? एक होती है इम्पोर्ट, एक होती है एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट का मतलब होता है दूसरी कंट्री से हमें खरीदना, मीन्स हम पैसे दे रहे हैं और उनसे हम सामान खरीद रहे हैं। एक्सपोर्ट का मतलब होता है हम अपना सामान उनको बेच रहे हैं, उनके बदले में हम उनसे पैसे ले रहे हैं। तो एक ऐसी सिचुएशन आई कि हमारा जो इम्पोर्ट है ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया और एक्सपोर्ट क्या हो गया? कम हो गया। तो अब इंपोर्ट कर रहे हैं, हम चीज़ें खरीद रहे हैं, खरीदने के लिए हमें क्या चाहिए? पैसे चाहिए। तो हमारे पैसे क्या हो रहे हैं? सारे के सारे खत्म हो रहे हैं। इट शोज द इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ द इम्पोर्ट ओवर द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट दैट कंट्री। दिस इज मीन्स जो हमारी इम्पोर्ट है वो इंक्रीज हो रहा है। दिस इज द मेजर ऑफ डिफिसिट इन गुड्स ट्रेड ऑफ द कंट्री, और इसी को हम डिफिसिट इन गुड्स कहते हैं। द इंडस्ट्रीज वर गिवन an important protection in the economic policies of 1950 to 1990। 1950 से लेके 1990 तक जो प्राइवेट सेक्टर्स था उनको किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉफिट नहीं दे रहे थे। अनस्किल्ड मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज एंड अदर इकोनॉमिक बॉडीज टू प्लेस, जो भी अनस्किल्ड मैनेजमेंट था। अनस्किल्ड का मतलब होता है ऐसे लेबर्स का यूज़ करना जो उस चीज़ के बारे में जानते ही नहीं है, वो अनस्किल्ड, उनमें कोई स्किल नहीं है, फिर भी उनको वो क्या कर रहे हैं? काम पे रख रहे हैं। तो जब उनको कुछ चीज़ नॉलेज में ही नहीं है, वो जानते ही नहीं, तो वो किस तरीके से प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। देयर वॉज अ लैक ऑफ एक्सपर्टीज़ इन द यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज का यूज़ हो रहा है उसमें एक्सपर्टीज़ नहीं है, वो अपने उनको कुछ पता ही नहीं है कि हमें किस तरीके से यूज़ करना है, क्या पॉलिसीज़ लगानी है, क्या प्लानिंग करनी है। The whole structure of economy was defective, so the production prices increase and the level of production decrease very much। इसलिए जो प्रोडक्शन हो रहा है और उसमें जो प्राइसेस लग रहे हैं वो तो क्या बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन जो वापस आउटपुट जो हमें मिल रहा है वो डिक्रीज हो रहा है। द स्लो ग्रोथ इन प्रोडक्शन, मैक्सिमम पब्लिक एक्सपेंसेस एंड अदर रीजन्स क्रिएटेड द प्रॉब्लम इन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है राइज इन मनी, रुपये का बढ़ जाना, महंगाई होना। द इंक्रीजिंग प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज शोक द होल इकोनॉमी। अब हर कमोडिटी मतलब होता है कोई भी आइटम्स, कोई भी सामान, उसके जो भी प्राइसेस है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। ड्यू टू दिस सर्कमस्टेंस द बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉर इंडिया रिमेन एडवर्स एंड द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रिड्यूस टू लो। In early 19s, the foreign exchange reserve of India had been reduced to such a point that India could barely finance 2 week worth of import। Yes, जो हमारा बैलेंस होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी भी कंट्रीज़ के साथ जो हमारा ट्रांसैक्शंस होता है वो बहुत ज़्यादा एडवर्स हो गया, पूरा ख़राब हो गया, हमारी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। हमारी कंडीशंस को सही करने के लिए हमने रिफॉर्म्स किए, और रिफॉर्म्स वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।